नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के प्रायोगिक भूगोल का यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है आंकड़ों का सारणीयन और प्रक्रमण यानी टेबुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि अगर किसी को कोई रिसर्च करनी है, कोई अनुसंधान करना है या वर्तमान तथा भूतकाल के आधार पर भविष्य के लिए कोई पूर्वानुमान लगाना है तो उसको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। यानी पहले उसको आंकड़ों का संकलन करना पड़ेगा, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे संबंधित विषय से, उसके बाद उनका परिकलन करना या फिर उनका वर्गीकरण करना, उनका सारणीयन और उनका प्रस्तुतिकरण तथा उसके बाद उसका विश्लेषण करके जो भी निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थी सारणीयन यानी टेबुलेशन। जब तक हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं करेंगे, एक सीमित या लिमिटेड नहीं करेंगे, तब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और कोई भी पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। और उसी महत्वपूर्ण विषय को आज हम लेके आए हैं, यानी टेबुलेशन के बारे में आज हम जानेंगे कि सारणीयन क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, सारणी के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, सारणी के क्या लाभ हैं और क्या उद्देश्य होता है सारणी बनाने का। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आंकड़े जो संकलित किए जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, वो दोनों ही प्रकार के जो आंकड़े हैं वो अव्यवस्थित होते हैं और वो बहुत बड़ी सीमा में होते हैं या बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। इसलिए उन सभी को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करना आवश्यक होता है और आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की विधि को ही सारणीयन कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। सारणी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 संदर्भ सारणी जिसको रेफरेंस टेबल कहते हैं इंग्लिश में, और नंबर 2 सारांश सारणी जिसको समरी टेबल कहते हैं। संदर्भ सारणी यानी रेफरेंस टेबल, ये वो टेबल होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडार होता है। इसको कोश सारणी भी कहते हैं और हमारी जनगणना से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो संदर्भ सारणी के रूप में ही हमें प्राप्त होती हैं और संदर्भ सारणी से के आधार पर ही सारांश सारणी का निर्माण किया जाता है। सारांश सारणी वो होती है, समरी टेबल वो होती है जिसमें किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है सारणियों के क्या गुण हैं। तो आंकड़ों को सरल व सुग्राह्य रूप में प्रस्तुत करती हैं सारणियां, यानी जितने भी जटिल आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को पढ़ना या उनको समझना बहुत ही जटिल होता है और नीरस होता है, तो उसे सरल रूप में और समझ में आने योग्य बनाया जाता है सारणी के द्वारा। दूसरा है कि कम स्थान में कैसे कि अगर हम डाटा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इन्हीं को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में यानी वर्णनात्मक रूप में लिखेंगे तो कम से कम 3 या 4 पेज के अंदर ये सूचना हमारी आ पाएगी। लेकिन सारणी में आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत सारी सूचनाओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा इसका गुण है कि बिना पुनरावृत्ति के प्रस्तुति इसमें संभव होती है। अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखें तो हमें बार बार बताना पड़ेगा कि हरियाणा के जिला फरीदाबाद का क्षेत्रफल 2151 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 17,98,954, घनत्व 2011 के अनुसार 836 है। इसी प्रकार से अगला जो आंकड़ा है उसके बारे में लिखेंगे कि हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले का क्षेत्रफल 2714 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 15,14,085, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 558 है। इस प्रकार से बार बार जिलों की या क्षेत्रफल या कुल जनसंख्या की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन उन्हीं आंकड़ों को जब हम सारणी के द्वारा लिखते हैं तो ये एक ही बार लिखे जाते हैं और उन्हीं से पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये इसका गुण है। नेक्स्ट है सांख्यिकीय सारणियों की रचना। तो सांख्यिकीय सारणियों की रचना करने के लिए कुछ क्रियाशील अंग इसके हैं, जैसे कि सारणी की संख्या जिसको टेबल नंबर कहते हैं, शीर्षक यानी टाइटल, शीर्षक टिप्पणी यानी हेड नोट्स, प्रतिपर्ण यानी स्टब, कक्ष शीर्ष यानी बॉक्स हेड, मुख्य भाग या अक्षेत्र जिसको बॉडी या फील्ड एरिया कहते हैं, पाद टिप्पणी जिसको फुट नोट कहते हैं, स्रोत टिप्पणी जिसको शॉर्ट नोट कहते हैं। तो ये 8 मुख्य अंग हैं किसी भी सारणी के अंदर जिनके आधार पर सारणी का निर्माण किया जाता है। ये है हमारी सारणी का
फॉर्मेट। इसके अनुसार जानेंगे हम कि ये 8 जो क्रियाशील अंग है सारणी के, तो उनका क्या महत्व है और किस प्रकार से उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले आ जाइए सारणी संख्या यानी टेबल नंबर के ऊपर। तो कोई भी सारणी होती है उसकी एक नंबरिंग की जाती है, उसका एक नंबर दिया जाता है, उसकी एक संख्या दी जाती है ताकि समय आने पर उस सारणी को हम पहचान सकें। क्योंकि किसी भी अध्याय के अंदर या किसी भी अनुसंधान के अंदर, रिसर्च के अंदर एक से अधिक सारणियाँ हो सकती हैं। तो वह कौन सी, अगर हमें आगे चलकर किसी सारणी को, किसी पर्टिकुलर सारणी के बारे में जिक्र करना हो तो हम कैसे बताएंगे कि हमें कौन सी सारणी चेक करनी है या कौन सी सारणी से संदर्भ लेना है। इसलिए हम क्या करते हैं, सारणी की संख्या दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दी है सारणी 2.1, इसका अर्थ है चैप्टर नंबर 2 की सारणी नंबर 1। अगर ऐसे ही हो कि सारणी नंबर 4.5, इसका अर्थ होगा कि चैप्टर नंबर 4 की सारणी नंबर 5। इस प्रकार से सारणी संख्या देने से आसानी हो जाती है सारणी को पहचानने की। नेक्स्ट आता है शीर्षक यानी टाइटल। कोई भी सारणी हो उसका एक प्रभावशाली, संक्षिप्त और आकर्षक शीर्षक होना चाहिए, जिससे कि वह उसका सब्जेक्ट मैटर देखते ही पहचान में आ जाए कि इस सारणी कि यह सारणी किस विषय के ऊपर बनाई गई है। यहाँ ये शीर्षक दिया गया है कि हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 2011। अगर शीर्षक लंबा हो जाता है तो उसकी कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं ताकि आगे टिप्पणी के अंदर उसको शामिल कर सकें, क्योंकि शीर्षक छोटा और प्रभावशाली तथा आकर्षक होना चाहिए। नंबर 3 है शीर्षक टिप्पणी यानी हेड नोट। हेड नोट वो होता है जब हम शीर्षक के अंदर यानी टाइटल के अंदर कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं या शीर्षक लंबा होने के कारण कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो जानकारी देने के लिए शीर्षक के नीचे एक शीर्षक टिप्पणी की जाती है जिसको हेड नोट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टिप्पणी है जिलों के अनुसार। जो भी टिप्पणी दी जाती है, शीर्षक टिप्पणी दी जाती है, उसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिससे कि शीर्षक की जो कमी रहती थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। शीर्षक टिप्पणी तभी दी जाती है जब आवश्यकता हो। जरूरी नहीं है कि सभी सारणियों के अंदर शीर्षक टिप्पणी हो। जब यहाँ पर शीर्षक में कुछ कमी रह जाती है या हमें और जानकारी देनी होती है, उसी समय शीर्षक टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिपर्ण। प्रतिपर्ण 2 प्रकार का होता है, एक है शीर्ष प्रतिपर्ण और दूसरा होता है प्रतिपर्ण। शीर्ष प्रतिपर्ण जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस स्थान से संबंधित आंकड़े हमें लेने हैं, तो उन स्थानों के ऊपर वो स्थान क्या है, जिला है या राज्य है या वर्ष है, जो भी है वो उसे हम कहेंगे शीर्ष प्रतिपर्ण या प्रतिपर्ण शीर्ष यानी स्टब हेड। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हरियाणा के 21 जिलों की हमें जनसंख्या घनत्व को दिखाना है। ये फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, भिवानी, ये सारे क्या हैं, जिले। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रतिपर्ण शीर्ष में लिख दिया है जिला। और दूसरा है प्रतिपर्ण यानी ये सारे 1 से लेकर 21 तक जो जिलों के नाम हैं वो क्या है, प्रतिपर्ण है, यानी इंग्लिश में इसको स्टब कहा जाता है। नेक्स्ट है कक्ष शीर्ष यानी बॉक्स हेड। अब ये आप एक कॉलम देख रहे हैं, उसके आगे जितने भी कॉलम हैं वहाँ पर भी ये कक्षा शीर्ष है। तो कक्ष शीर्ष जिसमें क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में यहाँ दिखाया है, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार और घनत्व 2011 के अनुसार। तो ये बॉक्स हेड या कक्ष शीर्ष कहलाते हैं। इन्हीं से संबंधित आंकड़ों को यहाँ नीचे सारणी के अंदर दिखाया जाता है। नंबर 6 है मुख्य भाग या अक्षेत्र, जिसको बॉडी या फील्ड कहते हैं। तो जितने भी इस एरिया के अंदर आप देख रहे हैं, ये जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं, जितनी भी प्रविष्टियां यहाँ पे दी गई हैं, उस पूरे भाग को कहेंगे हम मुख्य भाग या बॉडी। इसके बाद आता है नंबर 7 पॉइंट पाद टिप्पणी या फुट नोट। जब टेबल के अंदर कोई भी ऐसी जानकारी जो हमें विशेष रूप से देनी हो, उसके बारे में कोई टिप्पणी करनी हो, तो हम वहाँ पर स्टार का निशान लगा देते हैं और उस स्टार की जानकारी फिर नीचे टेबल के नीचे दी जाती है, जिसको हम फुट नोट कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फुट नोट हर एक सारणी के अंदर हो। अगर आवश्यकता हो तो ही फुट नोट दिया जाता है। अगर हमें कोई विशेष जानकारी नहीं देनी तो कोई फुट नोट की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। लास्ट है स्रोत टिप्पणी यानी सोर्स नोट।
सोर्स नोट होता है कि हमें ये जानकारी जो कि अपनी सारणी के अंदर दी गई है वो सारी जानकारी हमें किस स्रोत से या किस सोर्स से प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ये सारे आंकड़े जो हैं वो मनोरमा ईयर बुक 2014 के संस्करण से हमने प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मेट है सारणी का। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी सारणियाँ हो सकती हैं, जैसे ये स्थान से संबंधित हैं क्योंकि विभिन्न स्थानों के डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या और घनत्व यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से समय से संबंधित या क्वांटिटी से संबंधित या किसी और वस्तु से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर भी सारणियाँ बन सकती हैं। विभिन्न प्रकार की सारणियाँ, एक से अधिक प्रकार की सारणियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अब बात आती है कि सारणी और वर्गीकरण क्या एक जैसे होते हैं या क्या एक ही हैं? तो ये दो अलग अलग प्रकार के हैं। हालांकि आंकड़ों का प्रबंधन जो होता है उसी की दोनों विधियां हैं। वर्गीकरण के द्वारा भी आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है और सारणियन के द्वारा भी आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, लेकिन सारणी में आंकड़ों को प्रस्तुत भी किया जाता है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के 3 तरीके हैं। पहले आपको बताया था कि डिस्क्रिप्ट मेथड, अगर इसी को हम एक लेसन की तरह लिखें या किसी कागज के ऊपर ऐसे लिखें तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहेंगे। दूसरा या वर्णनात्मक मेथड कहेंगे। दूसरा है सारणीयन, यानी इन सूचनाओं को सारणी के द्वारा प्रस्तुत करना। और तीसरा होता है आरेख या मानचित्रों के द्वारा उन सूचनाओं को प्रस्तुत करना। तो ये सारणी के द्वारा हमने आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि सारणीयन के उद्देश्य या लाभ क्या हैं। तो नंबर 1 है विषय का ज्ञान। सारणी से हमें उस विषय का भली भांति ज्ञान हो जाता है। देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह सारणी किस विषय के ऊपर है और किस विषय से संबंधित आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण। जैसे कि आपने अभी देखा कि जितने भी बड़े आंकड़े होते हैं उनको बहुत ही सरल और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सारणी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 तुलना। तो आंकड़े जो है वो तुलना के लायक हो जाते हैं। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व कम है, किसका अधिक है। नंबर 4 सांख्यिकीय विश्लेषण। तो सारणी के आधार पर आसानी से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। विश्लेषण भी कम समय और कम मेहनत के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 5 चित्रात्मक एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन। कोई भी आरेख बनाने से पहले या मानचित्र बनाने से पहले आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है और प्रस्तुतिकरण के लिए सारणी बनाना आवश्यक है। सारणी के आधार पर ही उनका चित्रात्मक एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव हो सकता है। तो ये थे सारणी के लाभ या इसके उद्देश्य। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि हमने इसको आसानी से समझ लिया, सीख लिया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो CWSN हैं, यानी दिव्यांग बच्चे, खासकर उसमें दृष्टिहीन बच्चे भी होते हैं और कुछ मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं। तो उन तक ये सूचना कैसे पहुँचे, उनको कैसे पता चलेगा कि शीर्षक कहाँ पर होता है या शीर्ष टिप्पणी कहाँ होती है या प्रतिपन्न शीर्ष कहाँ होता है। तो उनके लिए मैं अनुरोध करूँगी उनके टीचर्स से या उनके अभिभावक जो होते हैं या उनके आसपास जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो एक छोटी सी कोशिश के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे हमने यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई हैं, हमने कॉलम और रोज यहाँ पर लगाए हैं, तो उनके अंदर आप ऊन का धागा चिपका सकते हैं। उनका धागा चिपकाकर हम सारणी का निर्माण करें। साथ ही जो हमने यहाँ पर इसके मुख्य अंग लिखे हैं, जैसे शीर्षक है या टिप्पणी है या प्रतिपन्न शीर्ष है या प्रतिपन्न है, इधर मुख्य भाग और यहाँ पर स्रोत है, तो इन सभी को हम फ्लूइड के द्वारा, वाइटनर के द्वारा लिख दे तो वह थोड़ा सा उभरा हुआ होगा और जो हमारे दृष्टिहीन बच्चे हैं तो वो आसानी से इसको फील कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से इसको वो अपना याद भी कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।